जनपद उज्जौला तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मतपुर का पूरा मामला है, जहां पर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा रहा करता था, जो आज एटीएस ने उसको गिरफ्तार कर से जेल भेज रहे हैं। ये भू माफिया होने के नाते इस पर जो मकान बना रखे थे उसे आज प्रशासन का पीला पड़ा है। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। छांगुर बाबा के साथ जलालुद्दीन और बाकी अपराधियों के द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया बिल्डिंग का, सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसे पूरी विधिक प्रक्रिया पालन करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए टीम यहाँ मौजूद है। पुलिस बल की भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। पीएससी की चौकी यहाँ पर है, अन्य थाने यहाँ पर मौजूद है और हम लोग ये कार्रवाई करा रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आज हम इस कार्रवाई उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि ऐसे अपराध के लिए उत्तर प्रदेश और देश में कोई जगह नहीं है। जो हिंदुस्तान की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि आने वाले समय में वो उदाहरण के तौर पर देखी जाएगी। दरअसल छांगुर बाबा का एक बड़ा नेटवर्क था जिसके जरिए वो महिलाओं का जो है धर्म परिवर्तन कराता था और उसके लिए बाकायदे मोटी रकम भी लोगों को देता था। छांगुर बाबा लगातार अपना नेटवर्क उत्तर प्रदेश में चला रहा था। पहले नग बेचने का काम करते करते छांगुर बाबा एक बड़ा धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने लगा, जिसके बाद उसकी कमाई करोड़ों में हो गई। उसके खाते में 100 करोड़ से ज़्यादा के पैसे का लेन देन है। विदेशों से भी काफ़ी फंडिंग की गई है, खास करके खाड़ी देशों से। तो जाहिर है कि विदेशों से फंडिंग के जरिए छांगुर बाबा देश में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। छांगुर बाबा पर एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है और एटीएस की जांच में एक और नाम सामने आया है, जिसका नाम मोहम्मद अहमद खान है। दरअसल मोहम्मद अहमद खान छांगुर बाबा का सहयोगी था और इसके साथ ही उसके फंड मैनेजमेंट का काम करता था। बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण कराकर छांगुर बाबा को विदेशों से फंडिंग होती थी। उसके खाते में 100 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन अभी शुरुआती दौर में मिला है। बड़ी संख्या में विदेशों से भी पैसा आया है और ये जो मोहम्मद नाम का शख्स था, ये उसका फंड मैनेजमेंट देखता था, यानी किसको किस खाते में पेमेंट करना है, किस तरह से पेमेंट को करना है कि ताकि वो किसी के निगाह में ना आए। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट दरअसल इसी अहमद के हाथ में था। अब यूपी एटीएस इस अहमद की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि छांगुर पर जैसे से शिकंजा कसता जाएगा एटीएस का, वैसे वैसे कई और ऐसे नाम खुलकर सामने आएंगे जो इस गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। सोचिए जब मानसूनी आपदा आ रही हो, लैंडस्लाइड हो रहे हो, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही हो और उसी बीच में अगर भूकंप आ जाए तो क्या होगा, यानी कोड़ में खाज का काम होगा। इसी तरह की घटना आज उत्तराखंड में हुई और उत्तराखंड में 3.2 तीव्रता वाला भूकंप आया। इसका केंद्र उत्तरकाशी का मोरी ब्लॉक था, उसमें एक गांव है जखोला, वो जखोला उसका केंद्र बिंदु था और ये हिस्सा और ये क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल का बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है। यानी हम ये भी कह सकते हैं हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर ये इसका केंद्र बिंदु था। इसका मुख्य केंद्र उत्तरकाशी की मोरी तहसील का जखोला गांव था और इसकी डेप्थ 5 किलोमीटर आंकी गई है, यानी इसका जो डेप्थ थी वो 5 किलोमीटर धरती के नीचे थी। तो इस तरह से जान माल की हानि तो नहीं हुई है, लेकिन इस तरह अगर भूकंप आता है, मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड और तमाम चीज़ें होती है तो सरकार के सामने दोहरी चुनौती हो सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बिहार के पूर्णिया में डाइन के संदेह पर 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया।
कि मामला जब सामने आया उसके बाद पूर्णिया पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में आ गई है। एक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं सबसे पहले पुलिस कप्तान यानी कि जो पूर्णिया के एसपी हैं उनके समक्ष 5 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। उसके अलावा 170 से ज़्यादा लोग हैं जिन पर एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि सबसे पहले 50 जो हैं वो नामजद हैं। इसके अलावा जो सभी लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जो है वो त्वरित कार्रवाई कर रही है और 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद और तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान एसआईटी का गठन किया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात पूर्णिया पुलिस के द्वारा की जा रही। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। हरियाणा के पानीपत के रेलवे स्टेशन से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर चलती ट्रेन में महिला के साथ गैंगरेप किया गया। आरोपी यही नहीं रुके, आरोपियों ने चलती ट्रेन से महिला को फेंक दिया। इस घटना ने जो है प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। अब महिला को जो है घायल अवस्था में रोहतक पीजीआई में एडमिट करवाया गया है। जिस समय महिला ट्रैक पर पड़ी मिली थी तो उसके पैर का एक हिस्सा भी कटा हुआ था। पुलिस द्वारा इस मामले में जांच तेजी से करते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है और आज पानीपत प्रशासन जो है पूरे अमले के साथ सोनीपत पहुंचा था। आशंका है कि यहीं पर महिला को फेंका गया था। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा पानीपत क्राइम ब्रांच की 3 टीमों का गठन किया गया है और तीनों टीमें जो है आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है और तमाम रेलवे स्टेशन के जो है कैमरे चेक किए जा रहे हैं। अभी वहाँ टीम जा रही है, बता रहे हैं कि वो जो एफआईआर में हमारी में आई है, जो किला थाने से वो कोई प्लेटफॉर्म पर वह केमिकल में उसका पैर रिपट गया था और जो एफआईआर में आई है। अब वहाँ हम जा रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन वो बताएगी भाई कैसा हुआ क्या हुआ, वो सच्चाई सामने बाद में आएगी। न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज। विंध्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों पर नर्सिंग छात्राओं ने वहां के डॉक्टर पर शारीरिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पूरे सरकारी हॉस्पिटल में हलचल मच गई है। हालांकि इस पूरे मामला को गंभीरता से देखते हुए छात्राओं को अब वार्ड में जाने की पाबंदी कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ प्राचार्यों ने वहां पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खास बात यह है, डायरेक्टर ने स्पष्ट तौर पर ये आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जाना होगा कि आखिर जो नर्सिंग छात्राओं ने आरोप लगाए हैं और प्रताड़ना की बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब पूरे शहर में खलबली मच चुकी है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स और नर्सिंग छात्राओं के बीच में दूरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि इस आरोप को लेकर प्रशासन भी काफी गंभीर रूप से देख रहा है। बहरहाल नर्सिंग की छात्राओं ने जिस तरीके से डॉक्टर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है उस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई नर्सिंग की छात्राएं उस हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं हैं। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, तो वहीं बागेश्वर धाम में एक होम स्टे की दीवार गिर जाने से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पे ही मौत हो गई। जैसे ही स्थानीय लोगों को पता चला, आनंद फानन में इन लोगों को जिला अस्पताल ले गए, जहां इनका उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि ये सभी लोग उत्तर प्रदेश से बाबा बागेश्वर के यहाँ गुरु दीक्षा लेने के लिए आए थे। शाम को इन्होंने बाबा बागेश्वर से गुरु दीक्षा भी ली, गुरु दक्षिणा ली, आशीर्वाद भी लिया। सुबह 5:30 बजे ये होम स्टे में रुकी हुई थी, जहां पे कच्ची दीवार थी। दीवार ढह जाने से एक व्यक्ति की, एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। कुछ लोग जो चोटिल थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद वापस भेज दिया गया है। राधेश्याम सोनी, बागेश्वर धाम। राजधानी लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जिस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था, उस जगह पर अब गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिल्डिंग बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और ख़ास बात यह है कि अब इसको एलडीए को सौंप दिया गया है। अगस्त में एलडीए इसका पंजीकरण करेगा, पंजीकरण शुरू करेगा और जो तमाम गरीब परिवार होंगे उनको ये फ्लैट्स दिए जाएंगे। अब तस्वीर देखिए, यहाँ पर कभी मुख्तार अंसारी के जो दोनों बेटे हैं उमर और अब्बास, इन दोनों के नाम पर यहाँ पर 2 बिल्डिंगें हुआ करती थी, लेकिन 2020 में चूंकि ये निष्काम संपत्ति थी, जब एलडीए को शिकायत मिली यहाँ के तहसीलदार से, तो एलडीए ने यहाँ पर बुलडोजर चलाया और उसके बाद उन दोनों बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद सरकार ने घोषणा की थी कि गरीबों के लिए यहाँ पर आवास का निर्माण कराया गया है और एलडीए अब
पूरी तरीके से लगभग कह सकते हैं कि लगभग ये बनकर ये जो तमाम फ्लैट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। अगस्त में इनका पंजीकरण शुरू होगा और उसके बाद इन तमाम फ्लैट्स को जो गरीब होंगे, जो इसके लिए हकदार होंगे, उन्हें सौंप दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हुआ है। इस फैसले में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित एजेंडे पर मुहर लगी है। बता दें कि महिलाओं को अब बिहार में 35% आरक्षण मिलेगा। सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। वहीं डोमिसाइल नीति जो है वो महिलाओं के लिए होंगी, यानी कि जो बाहर की महिलाएं बिहार में आकर जॉब करना चाहेंगी या एग्जाम देंगी तो उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं होगा। जो राज्य की महिलाएं हैं उन्हें 35% आरक्षण जो है वो मिलेगा, यानी कि जो 35% सीटें हैं वो अलग से महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में युवा आयोग के गठन की भी जो मांग थी वो की गई थी, उस प्रस्ताव पर भी मुहर लग गया है। 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। तो चुनाव से पहले 2 बड़े एजेंडे जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन दोनों एजेंडों पर मुहर लगा दिया है। अब से वो तमाम महिलाएं जो सरकारी नौकरी में जाएंगी या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगी उन्हें 35% आरक्षण मिलेगा। हालांकि बिहार के बाहर के लोगों को या महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी यूके। गौमुख, ऋषिकेश और हरिद्वार से चालू होने वाली कांवड़ यात्रा को विश्व की पहली धार्मिक और सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा कहा जाता है। सरकार की मंशा है कि कांवड़ यात्रा 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए, जिसे लेकर मेरठ के कमिश्नर सभागार में एक बड़ी इंटर स्टेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार और उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया राजीव कृष्ण मौजूद रहे। लगभग 150 मिनट तक चली इस बैठक में डीजीपी राजीव कृष्ण और मुख्य सचिव मनोज कुमार अधिकारियों को एक बड़ा मूल मंत्र देकर चले गए। बैठक में 5 बड़े बिंदुओं पर बातचीत हुई, जिसमें पहला बिंदु कांवड़ियों को परोसे जाने वाली भोजन की पवित्रता रहा। दूसरा बिंदु कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था रहा। तीसरा बिंदु पथ व्यवस्था रहा। चौथा बिंदु रहा कि किस तरीके से जो असामाजिक तत्व हैं, उपद्रव हैं और इविल फैक्टर्स हैं, उन पर नियंत्रण पाया जाएगा। चौथा बिंदु रहा कि कुछ लोगों के द्वारा काउंटर्स पर जाकर, फूड काउंटर्स पर जाकर भोजन को चेक किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी को चेक किया जा रहा। इस पर खुलकर मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने जवाब दिए। पूछने पर बताया गया कि किसी भी अनसोशल व्यक्ति को, अनऑफिशियल व्यक्ति को भोजन की पवित्रता चेक करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसकी जिम्मेदारी फूड विभाग की है। महिला कांवड़ियों के लिए विशेषतः कैंप बनाए जाएंगे ताकि बिजलियों से, जर्जर तारों से और झूलते हुए पोल से कोई बड़ी घटना ना हो। इसके लिए भी विद्युत विभाग को निर्देश किया गया है कि पुलों की रैपिंग पॉलीथीन से की जाए और जर्जर तारों को भी ठीक किया जाए। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट, मेरठ। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए एक खास व्यवस्था की गई है, जहां हर गेट से श्रद्धालु धाम के अंदर जा पाएंगे। 5 अलग अलग गेट बनाए गए हैं और झांकी दर्शन के माध्यम से भक्त जो है बाबा के दर्शन कर पाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को अधिक समय न लगे दर्शन करने में और वहां से बाहर निकलने में। श्रावण मास में इस वर्ष जो हम लोगों के पास श्रद्धालुओं की संख्या आने का अनुमान है 1.5 करोड़ के आसपास 2022, 23, 24 का जो एवरेज है वही हम लोग मानकर चल रहे हैं।
और इस बार कुंभ का पलट प्रवाह भी वर्ष 2025 में हुआ था। उसको भी संभालने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उसमें हमने जो बदलाव आवश्यक थे वो किए थे। और जैसा आप जानते हैं कि पूरा जो 3 करोड़ लगभग श्रद्धालु यहाँ पर आए और पूरा पलट प्रवाह जो था वो एक सिंगल इंसिडेंट फ्री पूरी तरह से बीत गया था। तो हमें पूरी आशा है कि उस SOP का जो बनाया गया है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ है और महादेव की कृपा से उसमें सभी का दर्शन सुचारू रूप से हो जाएगा। इस SOP के अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग रहेगी जिससे लोग श्रद्धालु प्रवेश करेंगे और निकास करेंगे। इसके साथ ही जर्मन हैंगर, मिस्ट फैन इत्यादि सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है। मेडिकल हेल्थ डेस्क जो है 5 स्थापित की जा रही हैं जहाँ पर जो शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स की ड्यूटी लगेगी। 2 एम्बुलेंसेज हमारे पास हैं। पानी और गुड़ की व्यवस्था, लैया चना की व्यवस्था, चॉकलेट की व्यवस्था ये निःशक्त जन के लिए, वृद्ध जन के लिए, बच्चों के लिए और जो लोग खाली पेट आते हैं उनके लिए की जाती है। सावन के महीने में जिस तरीके से आरती के टिकट बुक हुए हैं उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम में भीड़ होने वाली है। इसके अलावा जो VVIP प्रोटोकॉल्स हैं वो भीड़ को संज्ञान में लेते हुए रद्द रहेंगे। साथ ही स्पर्श दर्शन पर भी पाबंदी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और इस बार जो अमरनाथ यात्रा हो रही है उसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो जम्मू पहुंच रहे हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और इस समय जम्मू में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, हुमस पड़ रही है, जिसको देखते हुए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर्स जो है उनका इंतजाम किया है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं, वो इसमें गर्मी से एक तरह से निजात जो है वो पा रहे हैं। और लगातार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अलग अलग के जो यहाँ पर यात्रा पॉइंट हैं वहाँ पर इसी तरीके से वाटर स्प्रिंकल जो है उसका इस्तेमाल कर रही है ताकि जो देश भर से श्रद्धालु आए हैं उनको किसी तरह की यहाँ पर कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर ना हो। ऐसे में कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी कहाँ से आए आप? मैं श्री वृंदावन धाम से आया हूँ। आप आए हैं, रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये जो इंतजाम किए हैं ये वाटर स्प्रिंकल का, कितना रिलीफ है आप लोगों को? बहुत रिलीफ मिल रहा है। इससे गर्मी विशेष है और इससे इतना रिलीफ मिल रहा है कि हमें पंखा कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यहाँ का शासन प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहा है और हमारे सभी भक्तजनों को आराम मिल रहा है और इसी तरीके से हम लोगों को मदद मिलती रहे। तो यहाँ की प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और बाबा बर्फानी, गर्मी बहुत हो रही है इस बार, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, अस्मत हिंगोली जिला यहाँ से हूँ मैं। यहाँ बहुत गर्मी की दिक्कत हो रही है। ये म्यूनसिपालिटी ने जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी है। वाटर स्प्रिंकलिंग जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है और इसी तरीके से जो माता यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और जम्मू में गर्मी से निजात दिलाने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके वाटर स्प्रिंकलर जो हैं उनको लगाया गया है। शाहनवाज खान, जम्मू। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल KGMU में ट्रामा सेंटर में बीते कई दिनों से CT स्कैन की मशीन खराब है, जिसकी वजह से तमाम मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भर्ती मरीजों को भी CT स्कैन की सुविधा नहीं मिल पा रही। हमारे साथ मरीजों की तीमारदार मौजूद हैं। आप लोग अपना अपना पर्चा दिखा दीजिए ज़रा एक बार। ये देख सकते हैं आप, ये इन मरीजों का पर्चा है। इनके ये आप देख पा रहे हैं तारामती मरीज हैं। इनका ये CT स्कैन कराने के लिए यहाँ दौड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जी आप सीतापुर से आए हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं। कौन भर्ती है आपका? हमारी सिस्टर हैं सर। बहन भर्ती है? यस सर। क्या स्थिति है अभी? CT स्कैन के लिए बोला, मतलब 3 जांच के लिए बोला है। CT वर्टिब्रल एंजियोग्राफी और एंडोस्कोपी के लिए। CT स्कैन हो पाए? नहीं हो पाया है। कितने दिन से नहीं हो पाया? आज 5 दिन हो गए और ये बोल रहे हैं 2 घंटे में सही हो जाएगा। 3 घंटे, 10 बजे आना, 11 बजे आना, ऐसे करते 5 दिन हो गए। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके CT स्कैन नहीं हो पा रहे। तीमारदार परेशान हो रहे हैं कि उनके मरीज अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो उनको यहाँ पर बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ 8 लखनऊ। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश, मानसूनी आफत, लैंडस्लाइड, तमाम तरह की चुनौतियों का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश हो रही है, सड़कें टूट रही हैं, यात्राएं रुक रही हैं और इसी के साथ ही अब जो है 12 जुलाई तक एक और फोरकास्टिंग मौसम विभाग ने जारी की है। उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई तक भीषण बारिश यानी मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। आप पिछले एक पखवाड़े से नहीं, तकरीबन
एक महीने से देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इस बार मानसून अपने समय से पहले ही आ गया। इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अगर हम केदारनाथ धाम यात्रा की बात करते हैं तो यात्रा में सोनप्रयाग से ऊपर मनकुटिया के पास लगातार रास्ता बंद हो रहा है, उसके गौरीकुंड के ऊपर लगातार बंद हो रहा है। आज फिर बद्रीनाथ हाईवे की बात करते हैं तो बद्रीनाथ हाईवे जहां सिरोबगढ़ है वहां बंद है, पीपलकोटी के आगे बंद है और आज तकरीबन दोपहर के समय 1 बजे के आसपास रुद्रप्रयाग से ठीक पहले नरकोटा में रास्ता बंद हो गया। इसके साथ ही आप अगर पिथौरागढ़ में देखेंगे महाकाली नदी बिल्कुल अपने उफान पर है और जो आदि कैलाश की यात्रा के लिए निकले हैं लैंडस्लाइड से वो यात्रा भी पूरी तरह से बाधित हो रही है। लगातार काम चल रहा है और आज चमोली में एक बड़ा हादसा हुआ, एक अतिवृष्टि हुई, वो बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए और मोक्ष नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और कई घरों में मलबा भर गया, कई घरों में मलबा घुसा, लोग हताहत भी हुए, लेकिन जान माल की और पशु की कोई हानि नहीं है। कुछ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनका मुआवजा देने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। जो लोग बेघर हुए हैं उनको आवास के लिए किराया या कोई सरकारी भवन में उनको ठहराने की व्यवस्था भी कर दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर 12 जुलाई तक एक मूसलाधार बारिश की फोरकास्टिंग मौसम विभाग ने की है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और उसको ये देखना ही होगा कि जो सिस्टम अलर्ट पर है उसके भी कसौटी पर खरे उतरे जाने का समय है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि इस समय गंगा खतरे के निशान से मात्र 8 मीटर दूर है। तो जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे मोक्ष मिलना भी वाराणसी में मुश्किल सा दिखाई देने लगा है। दूसरी तरफ अधिकतर घाटों के संपर्क टूट गए हैं क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उससे अधिकतर घाटों के जो संपर्क हैं वो एक दूसरे से टूटते जा रहे हैं। इस समय मौजूदा जो स्थिति है वो पानी बढ़ने का जो रफ्तार है वो लगभग 2 सेंटीमीटर के दर से पानी बढ़ रहा है। कभी कभी उससे कम भी पानी की रफ्तार हो जा रही है, पर पानी बढ़ने का सिलसिला जारी है। कुछ देर के लिए पानी स्थिर भी होता है, पर जिस तरीके से नदी वैज्ञानिक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पानी और बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो फिलहाल वाराणसी में गंगा के जलस्तर में वृद्धि साफ देखी जा सकती है और महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट पर भी पानी बढ़ने का जो असर है वो देखा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में जो पानी की रफ्तार है और भी बढ़ सकती है और फिलहाल गंगा जो है वो 8 मीटर वाराणसी में दूर है खतरे के निशान से। ऐसे में तटवर्ती इलाकों में चिंताजनक स्थिति हो गई है, पर यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार बाढ़ के बढ़ते हुए जलस्तर पर निगाह रखे हुए हैं और उस तरीके से लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। क्योंकि पानी बढ़ रहा है, लोगों को भी हिदायत दी जा रही है कि वो गंगा के काफ़ी नज़दीक जाकर स्नान न करें। वीडियो जर्नलिस्ट शिवा मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।